हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज हम पार्ट 4 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने कलराउस लॉ से पहले जो पढ़ा था उसमें जो मोलर कंडक्टेंस थी उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस के अंदर अपन लिखते थे लैम्डा एम इक्वल्स टू के बाई सी। वी एम तुम कैसी हो, 1000 टाइम्स बेटर, ये लिखते थे। इसमें स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो गिवन कंसंट्रेशन पे अपन मोलर कंडक्टेंस निकालते थे, इसमें हमारे पास एक लिमिटेड एरिया हुआ करता था और इस एरिया के अंदर अपन कैथोड और एनोड प्लेस करते थे, जो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड और जिसकी डिस्टेंस 1 cm डिस्टेंस पे अपन इसको रखते थे। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो 1 मोल में बहुत सारे कैटायन आयंस जो है आपस में क्रिएट होंगे और उनके बीच में जो स्पेस है, गैप है, वो बहुत कम है। तो ऐसे में इनको माइग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे आयंस आपस में कोलाइड, टकरा जाते हैं और वो सक्सेसफुली कैथोड और एनोड तक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो एग्जैक्टली जितने आयंस बने हैं 100% उनकी नहीं हो पाती। इट मींस कि इस स्मॉल एरिया के अंदर जो जितने भी आयंस है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट नहीं कर सकते, तो उनका आपस में कॉलिजन हो जाएगा, जिससे वो सक्सेसफुली अपनी रिडॉक्स मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आपकी कंडक्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगी कंप्लीटली। इसीलिए अब इसके लिए जो लॉ है वो है कलराउस लॉ। तो कलराउस लॉ ने ये इमेजिन किया कि इस जो आपकी मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन पे है, क्यों नहीं इसके अंदर डाइल्यूशन कर दे। डाइल्यूशन इतना कर दो कि उस पर रेस्पेक्ट में सॉलिड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट नॉन सिग्निफिकेंट हो जाए। तो इसके लिए डाइल्यूशंस में क्या किया, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एरिया बहुत लेंथी हो जाए इस तरह से। ठीक है, एक इस तरह से, तो इसके रेस्पेक्ट में ऐसा हो गया। इसके अंदर जब अपन कैथोड और एनोड प्लेस करेंगे तो उनके बीच में एक डिस्टेंस भी रख सकते हैं, प्लस इसमें जितने भी आयंस अपने प्रोड्यूस होंगे तो वो आयन, तो आपने सबसे पहले इसमें सॉल्वेंट ले लिया और सॉल्वेंट हाईली डाइल्यूटेड कर दें, और हाईली डाइल्यूटेड को इस लॉ के अंदर इमेजिन किया जाता है डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होगा कि सल्यूट के रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब जैसे ये हमारे पास में अगर इसकी जगह ये थीम लेते हैं तो इसमें जो कैटायन आयंस होंगे तो उनके बीच में एक ऑप्टिमम गैप होगा। उस ऑप्टिमम गैप, क्योंकि जैसे ही आपने डाइल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाई तो जो बिल्कुल नियर थे कैटायन एनायंस उनके बीच में गैप आना शुरू हो गया, और गैप की वजह से अब ये जैसे प्लस मार, यहाँ गैप कम है और यहाँ पे आप देखो गैप बढ़ गया। गैप बढ़ने से क्या होगा, इनका आपस में कॉलिजन नहीं होगा। कॉलिजन नहीं होगा तो ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हुए आपके कैथोड एनोड तक सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। इसीलिए कलराउस लॉ के अंदर जो इमेजिन किया गया वो है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, कलराउस लॉ के अंदर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो सबसे पहली चीज में याद रखना है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन करेंगे तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और ये अपन अब जो लेंगे वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हुआ कि ये किस पर्पस से कलराउस लॉ है, तो अपन चाहते हैं कलराउस लॉ में इतना सॉल्वेंट हो कि उसके अंदर जो कैटायन आयंस है उनके बीच में एक मैक्सिमम गैप आ जाए और कॉलिजन की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, तो सक्सेसफुली कैथोड एनोड तक आपके माइग्रेट कर जाएंगे। तो कैथोड एनोड तक जैसे माइग्रेट करेंगे तो उस माइग्रेशन के अंदर इजीली इनका रिडॉक्स मैकेनिज्म होकर के आपका कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब अपन स्टेटमेंट देखें इसके अकॉर्डिंग। तो कलराउस लॉ का स्टेटमेंट्स क्या होगा, तो अपन लिखते हैं लॉ स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में लॉ स्टेटमेंट चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो लॉ स्टेटमेंट्स में होगा according to this law the molar conductance of solution या substance कह दीजिए, molar conductance of electrolyte solution will be sum of
will be sum of molar conductance of cation and anion at infinite dilution, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मोस्टली अपन वाटर यूज करते हैं। ये तो स्टेटमेंट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे सपोज कोई सब्सटेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, या सबसे पहले ये मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे नोट लगा देंगे, तो ये कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्मॉल एक्सपेरिमेंट में कहलाती है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, जिसमें मोल पर लीटर जो अपन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ आपका ब्रैकेट में जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का आप नाम लिख देंगे, जो भी एसिटिक एसिड HCl इक्वल्स टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसमें आएगा मोल ऑफ कैटाइन एंड इट्स कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोल ऑफ एनाइन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप कलरहाउस लॉ को स्टूडेंट्स इस तरह से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, रीड कैसे करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मोल, तो ये जो V प्लस और V माइनस है ये तो आप कहलाएंगे मोल ऑफ कैटाइन ऑब्लिक एनाइन, माइनस एनाइन के लिए हो जाएगा ये जो फ्रंट पे लिखे हुए, और ये जो आपका प्लस नॉट है इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी तरह से आप दूसरे को लिख देंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनाइन। इन दोनों का सम करेंगे तो पूरे सोल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। तो इसको अपन कलरहाउस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसमें जो आएगा ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये अपन एज्यूम करके चलते हैं कि इतना अगर डाइल्यूशंस करेंगे तो जितने भी आइंस होंगे वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे। तो कलरहाउस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ये हो सकता है कि हमारा जो 100% डिसोसिएट हुए यूनिस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे कैन शो 100% मोलर कंडक्टेंस। तो इसको अपन कलरहाउस लॉ बोलेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, और एक एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे मान लो इसके अंदर आपको सपोज किसी भी HCl का लिखना है, तो देखो सबसे पहले किसी का जब आप कलरहाउस लॉ में एप्लीकेशन लिखेंगे तो पहले उसका डिसोसिएशन देख ली डाइल्यूटेड फॉर्म का, जैसे H++Cl माइनस हो गया ना, तो आप कैसे लिखेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कौन है इलेक्ट्रोलाइट HCl, तो मोल, अब चूंकि आगे 1 मोल ही है तो V प्लस और V माइनस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सीधा आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ एचाइन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड माइनस आइन। इस तरह से, इसी तरह से आप NaCl और भी जितने भी अपने पास सब्सटेंस होते हैं उनमें से किसी का भी आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मोलर कंडक्टेंस आप इस तरह से, तो आपको डिसोसिएशन आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग तो मोस्टली 100% हो जाता तो सिंगल एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो वीक होते हैं ना स्ट्रॉन्ग को तो सिंगल एरे से रिप्रेजेंट कर दीजिए। Na++Cl माइनस आ गया, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट NaCl इक्वल्स टू की आगे 1 ही है तो 1 मोल हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम प्लस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस अप्लाई कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्टूडेंट्स कलरहाउस लॉ में अब अपन इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन में अगर हमारे पास में किसी आयन की मोलर कंडक्टेंस अगर दे रखी है, ठीक है, जैसे ये कैटाइन आयन की मोलर कंडक्टेंस यूनिट में आप ध्यान रखिए सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और डाटा गिवन है कैल्शियम आयन की जो कंडक्टेंस है 119 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लोराइड की है 76.3, इसका भी यूनिट ये वाला, ठीक है। अब अपन कैसे अप्लाई करेंगे, तो किसके लिए अप्लाई करना, CaCl, तो पहले इसकी इक्वेशन लिख दो CaCl2। तो इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डिसोसिएट फॉर्म में ले लीजिए Ca2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे इस बार 2 है इसीलिए मोल में 2 से यहाँ एक ही है तो मोल में 1 ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको कलरहाउस लॉ में प्लेस करो, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 मोल ही है तो V प्लस हटा दीजिए सीधा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये ध्यान रखना इसमें 2 है क्योंकि 2 मोल है,
मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में डाटा को प्लेस कर दीजिए। तो कैल्शियम की कंडक्टेंस कितनी है, तो ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू, ठीक है, पहला कितना आ रहा है 119, इसकी जगह 119 प्लस 2 इंटू कितना आ रहा है 760, ठीक है 76.3, इन दोनों की टोटल करिए। यस, तो ये तो रह गया 119, ये कितना आ जाएगा आपका 152.6। यस, टोटल करो, वीडियो पॉज करके टोटल करिए। यस, तो आंसर कितना आना चाहिए 271.6 सीमेंस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर हो जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट इसका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यस स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। अब इसमें क्या करना कि जो कलरोस लॉ चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे HAC, जो कुछ सिंबल है शॉर्ट में याद रखिएगा, पूछते भी है ये। HAC का मतलब होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक और H है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पे अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर NaC आता है तो इसका मतलब सोडियम एसिटेट CH3COO Na+-, ठीक है। ये कुछ रेस्पेक्टिव आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। यस, और अब अपन स्टार्ट करें तो इसमें ये N मोलर कंडक्टेंस ऑफ HAC दिया, यानी कि एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट्स डायरेक्ट कभी भी कोलराउस लॉ से आप मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए फिर इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि हमारे पास डाटा गिवन क्या क्या, जैसे NaCl है ना, तो NaCl का डाटा अपने पास गिवन है कितना रेस्पेक्टिवली है, तो NaCl का डाटा हो गया आपका 126.4, HCl का आपके पास में दे रखा है रेस्पेक्टिवली सेकेंड डाटा तो 4 to 5.9, और उसके बाद में आपके पास में 91 जो आ रहा है वो किसका आ रहा है NaAC, यानी कि सोडियम एसीटेट का कितना है 91.0, और यूनिट इनके पीछे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये डाटा है। अब स्टूडेंट इस तरह से सोचना कि हमारे पास जैसे किसका कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट एसिड। अब एसिटिक एसिड में ये देखो कि आयन कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आपका एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टेंस अपन को चाहिएगी, और एक अपन को H आयन की, इन दोनों की टोटल हो तो एसिटिक एसिड की आ सकती है। तो अब अपन को इस फॉर्मूले के तहत ये सोचना है कि हमको इनमें से एसीटेट आयन किससे मिलेंगे और H आयन किससे मिलेंगे। अब देखो ये अगर डिसोसिएट होता तो H+ इससे मिल जाएगा, और ये डिसोसिएट होता तो एसीटेट आयन ये रहे, इन दोनों की टोटल कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि Cl और Na जो है वो डाटा हमें नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इस NaCl की कंडक्टेंस को इन दोनों में से कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली NaCl की कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वैल्यू किसकी बचेगी एसिटिक एसिड। यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स, इन दो को जोड़ना है, इन दो को प्लस करिए, इनको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट माइनस मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl कर दीजिए, ठीक है। अब आप डाटा देख लीजिए कौन कौन सा गिवन है। HCl का कितना दे रखा है 4259 प्लस NaC ये रहा 91, और माइनस में कर दीजिए 126.4। यस, इनको ऐड करके माइनस करके देखो कितना आंसर आया, वीडियो पॉज करके। तो फाइनल आंसर लिखो जल्दी से, एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू 390.5 सीमेंस। यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो -1/4 मार्क्स कम हो जाता, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यूनिट मेंशन करें कंपलसरी। तो 390.5 इसका, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एप्लीकेशन में एक तो अपन क्या निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस किसी की भी, दूसरा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनडायरेक्ट मेथड से अपन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो थर्ड इसमें एप्लीकेशन है कलरोस लॉ की, कैलकुलेट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैलकुलेट के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन है at 298 Kelvin specific conductance है ना of 0.01 m acetic acid is 1.65 into 10 to the power -4 with unit if the molar conductance of H ion is equals to 349.1
and molar conductance of acetate ion at infinite dilution equals to 40.9 ohm inverse centimeter square mole inverse. Calculate the followings. 3 न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स. पहला है VMC यानी कि लैम्डा MC मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो पहले सॉल्व करें. तो सबसे पहले नंबर 1 पे अपन इसका आंसर लेते हैं 1. तो कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन. यस, गिवन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला याद करो कैसे निकालते थे अपन. तो लैम्डा वीएम तुम कैसी हो, याद आया. उसमें अपने फॉर्मूला भी बनाया था. वीएम तुम कैसी हो, तो वीएम पलट के जवाब तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेटर. तो इसका फॉर्मूले में के कितना दे रखा अपन को. तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये रही. ठीक है, तो यहां लिख दीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डाटा हमारे पास है 1.65 इंटू 10 टू दी पावर -4. तो इसको प्लेस कर दीजिए के की जगह पे. 1.65 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 अपॉन कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी. तो मोलैरिटी देखो ये गिवन है हमारे पास में. तो सी की वैल्यू है 0.01. ठीक है, तो सी की जगह प्लेस कर दी 0. यस स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए इसको और एक्सपेक्टेड आंसर बताओ क्या आएगा. यस, तो क्या आंसर है 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स होना चाहिए, तब आपका परफेक्ट आंसर होगा. स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं इसी के बेसिस पे सेकंड पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं उसको. सेकंड पार्ट में क्या करना है, डिग्री अल्फा. अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन को इसमें सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मोलर कंडक्टेंस के फैक्टर जब डिस्कस किए थे, तो इसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इससे कैलकुलेट होगा अल्फा. तो देखो ये VMC आपका ये आ गया इधर. ठीक है, तो ये तो आपके पास में गिवन हो गया, मतलब कैलकुलेट हो गया फर्स्ट से. तो ये 16.5 विद यूनिट हो जाएगा. अब अपन को ये निकालना पड़ेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी चीज होगी कलर हाउस से निकलेगी. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, एसिड. तो VM नॉट किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का. तो एसिटिक एसिड में क्या चाहिए, एच आइन. तो इसकी कैसे निकलेगी मोल कंडक्टेंस. तो एच आइन की कंडक्टेंस का सम कर देंगे एसीटेट की कंडक्टेंस के साथ में, तो मोल कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो पहले कितना आ रहा है, एच आइन का हो रहा है आपका 349. क्वेश्चन में देखो 349.1 और प्लस में ये देखिए आपके पास में एसीटेट का कितना 40.9. यस, टोटल करो कितना आ रहा है, देखिए पीडीएफ पॉज करके. यस स्टूडेंट्स, तो टोटल कितनी आई आपकी 390 आ रही है. तो 390 को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 390. ठीक है, इसको अपॉन करो. ठीक है, ये कैलकुलेशन यहाँ काम में ले लीजिए कितना आएगा. देखो 16.5 और 390 करके देखिए वीडियो पॉज करके, फिर आपका जो आंसर आएगा इसके अंदर कितना आएगा 0.0423. ठीक है, अल्फा है तो डिग्री उसमें यूनिट की जरूरत नहीं है. तो ये आपका अल्फा कैलकुलेट हो गया और ये अल्फा हमारे थर्ड कंपोनेंट में यूज हो जाएगा. तो देखिए सिस्टमैटिक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. फर्स्ट कंपोनेंट में आपको लैम्डा MC निकालना है. ठीक है, फिर ये एक अलग से सेपरेट सॉल्व करेंगे ताकि अल्फा कैलकुलेट होके या अल्फा की वैल्यू आ गई. अब अपन को क्या निकालना है, थर्ड. तो थर्ड न्यूमेरिकल इसका पार्ट है वो है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. इसके लिए आपने 11th में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा पार्ट है उससे पहले, जैसे वीक एसिटिक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन देखें अपन तो क्या बढ़ेगा, एसीटेट आयन प्लस एच आयन. अब इनिशियल में इसका 1 मोल तो इसका कितना मानेंगे 0.0. ये कितना होगा 1 माइनस अल्फा, तो इसका मानेंगे अल्फा अल्फा. और चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है तो मल्टीप्लाइड बाय C कर देंगे. फिर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कर, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. तो इधर तो आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ एसीटेट आयन, एक्टिव मास ऑफ एच आयन और अपॉन में आपका हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, ये हो जाएगा. अब इसकी जगह वैल्यू प्लेस करो, Ka इक्वल्स टू अल्फा सी इंटू अल्फा सी हो जाएगा पहले, ये दो हो गए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी. ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए. एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, एक सी कैंसिल करिए, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो देखो अब अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया अल्फा के रेस्पेक्ट में, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा आपका ये रहा पहले वाली स्टेप में. तो अल्फा की जगह तो वैल्यू प्लेस कर दो 0.0423 और कंसंट्रेशन कितनी है वो क्वेश्चन में देखो मोलरिटी कितनी वही लेनी जो पहले ली थी.
तो ये आपकी है 0.01 मोलर। यस, तो वैल्यू प्लेस करो Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर यानी कि 0.423 इंटू 0. बार लिख दीजिए इसको, और C 0.01 अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.0423। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना आंसर आना चाहिए, सॉल्व करिए। यस स्टूडेंट, तो आंसर मैच करिए। फाइनल आंसर आपका आएगा 1.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। कॉन्स्टेंट है तो यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि हमारे पास में अगर किसी सब्सटेंस का अपन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैथोड या एनोड पे आपका कितना सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हुआ। तो इस पे जो भी डिपॉजिट होगा हमारे कैथोड एनोड पे, तो वो डिपोजिशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए जो लॉ अप्लाई होता है उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके लिए फैराडे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने लॉ दिए थे, जिसमें से पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने क्या स्टेटमेंट दिया, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो इस पे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, और लिबरेटेड, अगर गैस है तो वो लिबरेटेड फॉर्म हो जाएगी, और सॉलिड है तो वो डिपॉजिट फॉर्म में हो जाएगा एट इलेक्ट्रोड। ये हमारी दो इलेक्ट्रॉन है इसकी सरफेस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितनी करंट इसमें सप्लाई करेंगे उतना ही रेडॉक्स मैकेनिज्म के थ्रू डिपोजिशन या गैसियस है जैसे Cl2 तो लिबरेशन होगा पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें से जितना करंट आप सप्लाई करके पास करेंगे उतना ही डिपोजिशन या लिबरेशन होगा। ठीक है, और सब्सटेंस की क्वांटिटी को अपन ले लेते हैं ग्राम। W इक्वल्स टू ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट है, और Q हो जाएगा कोलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है, तो उसके बेसिस पे फैराडे ने एक इक्वेशन दी, इसको बोलते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या W इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। यानी कि Z इंटू Q भी हो सकता है, Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, I इंटू Q। तो W इक्वल्स टू ZQ, या Q की जगह रिप्लेस करते हैं I इंटू T। Z क्या है, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब हो जाएगा कि उसकी कितनी वैलेंसी है उस रिएक्शंस के अंदर। जैसे सपोज आपने जिंक लिया, तो जिंक का मान लीजिए जिंक +2 आयन था, तो यहाँ जिंक का पहले आप एटॉमिक मास 65 और जिंक के ऊपर चार्ज कितना, चार्ज, यहाँ एन फैक्टर का मतलब चार्ज से, तो डिवाइड करेंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमें मोस्टली जो होता है ये ग्राम की इक्विवेलेंट तब हो सकता है जब अप्लाइड करंट आपका 1 एम्पियर हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो ग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू जेड हो सकता है। अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और एक फैराडे, एक याद रखना, 1 फैराडे जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड आउट बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.023 10 टू द पावर 23, और चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो टोटल कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,500 कूलम। ये हमारा फैराडे कांस्टेंट जो आपको याद रखना है डायरेक्टली, ये इसको मल्टीप्लाई से आता है और आप डायरेक्टली ये डिजिट याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ पे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कंपटीशन या रिटन एग्जाम्स के अंदर, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। देखिए जैसे क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट को इसमें अपन फिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक अपन इसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं, करंट 1.5 एम्पियर का। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट हुआ वो हमको कैलकुलेट। स्टूडेंट इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आपको कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना, बिल्कुल भी सिंपल सा लॉजिक, एक फॉर्मूला याद रख लीजिए बिल्कुल ट्रिक के अंदर, और इससे आपके सारे डिपोजिशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आपको किसी तरह का उसमें मोल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा W क्वांटिटी जब भी पूछते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला एटॉमिक मास, जिस सब्सटेंस का डिपोजिशन है उसका एटॉमिक मास, I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड में लेना टी को, और डाउन में एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है
जैसे अपन को जेड निकालना पड़ता है ना, तो एटॉमिक मास ऊपर आ गया तो नीचे एन फैक्टर होगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके गेन करके रिड्यूस हुआ, तो वो चार्ज जो होता है वो एन फैक्टर कहलाएगा। और 9650 आपका फैराडे कांस्टेंट। बस ये परमानेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप कोई भी फैराडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो आप उसके अंदर आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दे रखा है तो एन फैक्टर कितना, तो कोई भी इसमें कोरिलेट कर सकते हैं आपको जेड भी, और इन दोनों का जेड हो सकता है, जेड भी कैलकुलेट हो सकता है। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर की रिएक्शन क्या बनेगी, तो कॉपर 2+ है, वो रिड्यूस्ड होकर के कॉपर में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो अपना आप ही एन फैक्टर में आपका चार्ज कितना 2 का, तो अपन एन फैक्टर यहाँ पे कितना ले लेंगे 2। तो एटॉमिक मास कॉपर का अपन को गिवन होगा, अभी लिख लीजिए 63 है ना, एज पर पीरियोडिक टेबल। तो ये तो 63 एटॉमिक मास इंटू आई कितना हमारे पास में, आई हो गया 1.5 इंटू टाइम सेकंड में लेना, 10 गिवन है, इंटू 60 कर दीजिए, तो ये आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर कितना, चार्ज देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो एन फैक्टर 2 हो गया, और फैराडे कांस्टेंट कितना 96500। यस, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। यस स्टूडेंट, तो आप अपना आंसर मैच करिए 0.293, ओके, 0.293 ग्राम्स के आप अप्रोक्स आपका आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी फैराडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके फोटो ले लीजिए। स्टूडेंट्स, फैराडे सेकंड लॉ में आपको स्टेटमेंट्स और उसका फॉर्मूला याद रखना है। फैराडे सेकंड लॉ में क्या करेंगे अपन, बहुत सारे सेल, सीरीज ऑफ सेल को एक साथ, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उसमें एक ही सेल था, इसमें नंबर ऑफ सेल को जिनको अपन आपस में इंटरलिंक कर देंगे और फाइनली इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो और सेम करंट पास करेंगे, तो ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो व्हेन सेम क्वांटिटी, QTY का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपने इसमें मान लीजिए AgNO3 ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट ले लिया, इसमें NaCl ले लिया, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपोजिटेड, जो इसमें Ag का डिपोजिशन होगा, इसमें आपका कॉपर का डिपोजिशन, में सोडियम का डिपोजिशन एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। इनका जितना इक्विवेलेंट मास होगा उतना डिपॉजिट होगा, क्योंकि इस बार करंट सप्लाई सेम आ रहा है। तो इनका फॉर्म हर एवरी टाइम दो को कंपेयर करेंगे, W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, जैसा मैंने अभी बताया था आपको फैराडे फर्स्ट में, तो इससे ही फॉर्मूले से आप कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लास्ट पॉइंट हमारे पास में है वो है कॉमर्शियल सेल्स। कॉमर्शियल सेल्स को अपन बैटरीज भी कह सकते हैं। बैटरी की डेफिनेशन क्या होगी, बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड कॉमर्शियली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए मोस्टली गैल्वेनिक सेल, बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारी एक बैटरी तैयार हो जाती है, और उस बैटरी को अपन कॉमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बैटरी दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी बैटरीज और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है ये नॉन रिचार्जेबल होती है, एक तो इनको वापस रिचार्ज नहीं कर, वन टाइम यूज कर सकते, तो नॉन रिचार्जेबल होगी एक तो। एक इनकी लाइफ जो होती है वो 1 ईयर के आसपास की होती है और लेस एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये जो सेकेंडरी बैटरीज होगी उसमें हमेशा ये रिचार्जेबल होती है, इनको वापस आप चार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होगी, और लाइफ इनकी काफी लॉन्ग रहती है, और ये हाई लेवल एनर्जी अपन कैसे, मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये तीन डिफरेंसेस आप इनमें लिख सकते हैं, किसमें, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अब देखिए प्राइमरी बैटरी के दो एग्जांपल्स है हमारे पास, एक तो ड्राई सेल जिसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं, और दूसरा मरकरी सेल। ठीक है, ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल कैसा दिखेगा, सिंपल अपना जैसे पेंसिल सेल वगैरह होता है, बीच में जो आपको ये दिख रहा है कैथोड, ये पेंसिल टाइप, ये आपकी कैथोड होती है, ये मोस्टली ग्रेफाइट होगा। ठीक है, ग्रेफाइट, और ये इसमें मटेरियल जो फिल करेंगे इसको अपन बोलेंगे MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, साथ में कार्बन और उसके साथ NH4Cl, ये तीनों का मिक्सचर यहाँ पे पेस्ट की फॉर्म में होगा, और नीचे जो कप दिख रहा है आपको ये आपकी जिंक जो एनोड का काम करेगी। ठीक है, अब लास्ट सेल में रिएक्शन कैसे होती है, तो एनोड पहले रिएक्ट करके जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर देगा, Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन दोबारा हमारे जो MnO2 होता है, MnO2 को NH4Cl, ये NH4 वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन को मिल जाएगी, तो MnO और OH राइस, और NH3 रिमेन्स बचे।
ये NH3 लिगेंड का काम करता है। फ्यूचर में जब ये जिंक +2 से रिएक्ट करता है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स के रेस्पेक्ट में आपकी लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी 1.5 वोल्ट के आसपास जो होती है, जो ड्राई सेल में प्रोड्यूस होती है, और ड्राई सेल को आप यूज कर सकते हैं वॉचेस वगैरह में, है ना, रेडियो वगैरह में। और नेक्स्ट होता है मरकरी सेल्स। मरकरी सेल बटन सेल की तरह होता है, जो आप लेजर लाइट वगैरह में यूज करते हैं। इसमें जो केमिकल्स आपके होते हैं वो जिंक अमलगम एज ए एनोड काम करेगी। जिंक अमलगम, अमलगम वर्ड मरकरी के लिए, और HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो एज कैथोड विद कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज होता है, KOH और ZNO। जैसे इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा, MnO2 NH4Cl विद कार्बन, वैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो पेस्ट की तरह बनता है KOH और ZNO होता है। अब ये बटन सेल जो है, मरकरी सेल कैसे वर्क करेगा, तो जिंक अमलगम की बेसिक से रिएक्शन OH- से रिएक्ट होगी तो जिंक ऑक्साइड H2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरिक ऑक्साइड और H2O से रिएक्ट करके मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, साथ में OH रिलीज हो जाएगा, और लगभग 1.35 वोल्ट के आसपास आपकी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये स्मॉल कुछ टॉयज कार होती है आपके, ये इसमें लेजर लाइट्स वगैरह में यूज करते हैं बटन सेल टाइप। तो ये आपके दो प्राइमरी बैटरी सेल्स हो गए। अब आइए स्टूडेंट सेकेंडरी सेल्स में। सेकेंडरी बैटरीज या सेल और बैटरी कह सकते हैं आप इनको, कॉमर्शियल बैटरी। लेड स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, लेड स्टोरेज में। लेड में देखो सिंपल डायग्राम बनाइएगा एग्जाम के अंदर, ये वाला, ठीक है, ड्रॉ करिए, इसी को अंडरस्टैंड करिए। तो इसमें पहले तो आपको जो सिलेंड्रिकल जो दिख रहा है, ये पूरा आपका होता है पीबी पाउडर। इसके ऊपर जो होता है वो लेड एंटीमनी ग्रिड का बना होता है, और उसके अंदर जो है वो पाउडर फिल कर देते हैं इसका लेड का, और ये एनोड का वर्क करेगी। और ये बीच में जो प्लेट टाइप दिख रही है आपको ब्लू, ये आपकी PbO2 होती प्लेट, जो कैथोड का वर्क करेगी। और इस पूरे को सोल्यूशन को डिप, ये पूरी प्लेटों को डिप कर देते हैं 38% H2SO4 सोल्यूशन, जिसकी डेंसिटी लगभग 1.5 के आसपास होती है। और हाई डेंसिटी होने का मतलब ये होता है कि वो सेल फुली चार्ज्ड है, ठीक है, और इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं प्रोड्यूस करके, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो एनोड पे जो होगा वो आपका लेड है PbS जो होगा वो H2SO4, क्योंकि H2SO4 38% है, इसका मतलब H2SO4 अपने आप को आयोनाइज करेगा 2H++SO4-2 के अंदर, है ना, ये आयोनाइज्ड फॉर्म। तो SO4-2 ये करके PbSO4 और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये कैथोड पे क्या होगा, तो PbO2 है कैथोड पे हमारा, तो ये PbO2 जो होगा वो इससे रिएक्ट SO4 से रिएक्ट करेगा 4H आयन की प्रेजेंस में, PbSO4 और H2। अब देखिए स्टूडेंट्स के बाई प्रोडक्ट में H2O बन रहा है। ये H2O क्या करेगा, सेल की जैसे जैसे आपका सेल यूज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी ऑफ H2SO4 कम डाइल्यूट होता जाएगा। तो ये H2O आपको डाइल्यूट करते करते इक्विवेलेंट टू, जब आपकी डेंसिटी इस पूरे सोल्यूशन की 1 आ जाएगी, मतलब इक्विवेलेंट टू वाटर हो जाएगी, तो सेल फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इसको वापस क्या करना पड़ेगा, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज के लिए जो रिएक्शंस होती है वो अलग से वापस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जितना PbSO4 बना और वाटर आपका प्रेजेंट है ये, और प्लग में वापस से अपोजिट कनेक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दीजिए, तो PbO2 PB और H2SO4, और ये H2SO4 जैसे ही बैटरी फुली चार्ज होगी तो आपकी डेंसिटी 1.5 पहुंच जाएगी। और अगर आपको एग्जाम में लेड स्टोरेज की ओवरऑल रिएक्शंस लिखनी है तो PB जो आपकी एनोड है, PbO2 जो कैथोड है, H2SO4 की प्रेजेंस में जो 38% है, ये 2 मोल PbSO4 प्लस वाटर बनाएगा, और इसके साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये एनर्जी 6 से 12 वोल्ट तक हो सकती है, डिपेंड करता है आपने सीरीज में कितने गैल्वेनिक सेल उसमें जोड़े हैं। और रिचार्ज रिएक्शन अलग से याद रखनी है, इसमें एक 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या इसका स्टेटमेंट आ सकता है। इसमें एक और होता है स्टूडेंट जिसको अपन बोलते हैं निकल कैडमियम सेल। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट यूज कर सकते हैं, निकल कैडमियम सेल। तो इसमें कैडमियम लेंगे, कैडमियम एज ए एनोड, निकल हाइड्रोक्साइड आपकी कैथोड हो जाएगी ट्राइफॉर्म में, और इसका बन जाएगा कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, और इसके साथ में लार्ज अमाउंट में आपकी क्या रिलीज होगी, एनर्जी। दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये आपका कैडमियम निकल सेल हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट, इन प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के बाद एक अलग से फ्यूल सेल होता है, ध्यान रखिए ये अलग से है फ्यूल सेल। स्टूडेंट फ्यूल सेल जो होता है मोस्टली रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में, जहां पे बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट के साथ एनर्जी चाहिए, तो ये फ्यूल सेल यूज होता है। फ्यूल सेल में टोटल 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टोटल 3 कंपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें एक कहलाता है हाइड्रोजन लिक्विड गैस कंपार्टमेंट, एक ऑक्सीजन लिक्विड गैस कंपार्टमेंट, लिक्विडफाई कर देते हैं इसको,
और इनके सराउंड बीच में जो पोल है ये आपके कैथोड एनोड के पोल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और बीच में जो सोल्यूशन फिल किया गया ये KOH विद H2O हो जाएगा। अब जैसे ये गैस इसके अंदर एंटर होगी तो H2 और O2 मिलके इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्लास्ट करेगी और उससे H2O वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा और इसके साथ में लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी और ये एनर्जी आपकी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह में भी यूज होती है। और फ्यूल सेल की खास बात है कि इसमें कार्बन का कहीं पे भी रोल नहीं है, इसीलिए इस सेल को पॉल्यूशन फ्री सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी फ्यूल सेल। इसको यूज कर सकते हैं जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक स्टूडेंट लास्ट में कोरोजन के बारे में आपने सुना हो, कोरोजन है ना, जैसे आपके पास आयरन रॉड है तो आयरन रॉड पे Fe जो होता है वो एनोड का वर्क करता है, इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर वाटर पे होल्ड हो जाती है तो मॉइस्चर की वजह से इसमें से H+ आयन जनरेट होते हैं और ये H+ आयन क्या करते हैं, आयरन के इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं तो खुद तो वापस H2O और आगे कंटिन्यू H2CO3 वगैरह बनेंगे और Fe जो होगा वो फाइनली अपना Fe2 से होता हुआ Fe3 तक आ जाएगा और Fe3 का जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शंस होगी तो Fe2O3 बना देता और फिर अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करेगा 3H2O, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसी को अपन बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। ये अलग से एक सेपरेट रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको कोरोजन ऑफ मेटल अपन कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ओवरऑल कॉमर्शियल सेल्स के बारे में और रस्टिंग ऑफ आयरन। यस स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इसको डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए 1 by 1। ओके, तो ये आपके पास में था स्टूडेंट्स कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।